हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक नए लेक्चर में, एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 12 एटम्स। जी हाँ गाइज, मैंने लास्ट का जो वीडियो डाला था ड्यूअल नेचर रेडिएशन मैटर 47 मिनट का था, वन शॉट में था, डिटेल्ड था और कम टाइम में था, है ना। मज़ा आ गया होगा, लेकिन यार क्वालिटी की बड़ी दिक्कत थी, तो इसीलिए मैं जो एटम्स वाला चैप्टर है 2 से 3 वीडियोस में डालूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से डालूंगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नष्ट करते हुए शुरू करते हैं, ना। डुअल नेचर वाली फीलिंग आएगी इसमें भी, क्वालिटी के मामले में नहीं, एक्सप्लेनेशन के मामले में क्वालिटी और बेहतर करके डालेंगे अब की बार, ओके। चलिए तो एटम्स को देख लेते हैं कि एटम क्या होता है। सबसे पहले भाई आपने मैटर तो देखा होगा। मैटर, अरे भाई मैटर एनीथिंग दैट हैव मैस एंड मास, जिसके पास कोई भी वो चीज़ जिसके पास कोई पार्टिकुलर मास है और वो कुछ जगह घेरती है, वो कुछ जगह घेरती है कोई चीज़। जैसे कि ये पेन है, इसके पास इसका पार्टिकुलर इसका खुद का मास है और मैंने यहाँ रखा तो इसने इतनी जगह घेरी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये पेन एक मैटर है। तो मैटर की ही एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मैटर का ही एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। कौन? फंडामेंटल पार्टिकल। मैटर का ही एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। कौन भाई साहब? कौन होता है? वो होता है आपका एटम। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ए मैटर इज नाउन एज एटम, ठीक है। तो जो ये मैटर है ये बहुत छोटे 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 एटम्स से मिलकर के बना है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। और इस एटम के लिए अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग विचार रखे, अपनी अलग अलग बातें रखी इस एटम के लिए। सबसे पहले डाल्टन ने रखी, डाल्टन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आएंगे, वो आपने क्लास 9th में, क्लास 11th की केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि उन्होंने एटम के बारे में क्या बताया कि एक स्फेरिकल टाइप है ना, एटम एक स्फेरिकल टाइप है। उसके बाद थॉमसन का मॉडल आया, उन्होंने क्या बताया कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर जो बीज, जो सीड्स होते हैं ना, उससे तुलना की है इन्होंने कहा एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जो उसका, ये देखिए वाटरमेलन है ना, जैसे ये, तो इसका जो ये जो पार्ट है इसको बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, और इसमें जो ये बीज डले हुए हैं ये है ना, सीड्स, इनको बोल दिया उसने क्या? नेगेटिव चार्ज। और जो ये खाली स्थान इनके चारों ओर सीड्स के, इसको बोल दिया पॉजिटिव चार्ज। और उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि एटम जो है क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, ना उस पर पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, उन्होंने बताया। लेकिन क्यों है ये नहीं बता पाए। फेलर क्या क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एटम। हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ये स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है हाइड्रोजन एटम की, इसको आगे पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए, अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ओके। इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस इन गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसकी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में ये पूरी तरीके से असमर्थ रहे। गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, क्या होता है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि रदरफोर्ड द्वारा दिया गया होता है, ठीक है। सबसे पहले गोल्ड के बारे में छोटी सी बात समझ लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले, ठीक है। गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल मेटल, सो इट कैन बी मेड थिन एज 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर। ऑल्सो इट्स एटम इज कंपेरेटिवली लार्ज, Z इज इक्वल टू 79, है ना, एकदम चौंकाने वाली बात। देखो गोल्ड मैलिएबल होता है, मतलब इसको पीट करके हम लोग पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन, है ना, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको पीट करके, तो उसको बोलते हैं मैलिएबल। तो गोल्ड को हम पतला बना सकते हैं, जो कि कितना पतला होता, सो इट कैन बी मेड, कितना पतला बनाया जा सकता है? 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और इससे ज़्यादा तो इसका एटम होता है, इससे ज़्यादा बड़ा तो इसका एटम होता है, Z इज इक्वल टू 79, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए इन पॉइंट्स को ना पढ़ करके पहले मैं आपको छोटा सा ही एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। देखिए हमने
एक स्क्रीन ले ली पार्टिकल्स की, ये स्क्रीन है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो जैसे बंदूक से गोली नहीं निकलती, उसी तरीके से यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। हमने एक थिन गोल्ड फॉइल ले ली, है ना, सोने की कोई परत ले ली या सोने की कोई चीज़ ले ली, है ना, थिन पतली पतली सोने की कोई चीज़ ले ली, है ना, और इसके चारों हमने एक बाउंड्री टाइप हमने लिमिटेशन लगा दी, ठीक है। ये बाउंड्री टाइप लिमिटेशन क्या है? सर्कुलेटरी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ये, मतलब कि इस गोल्ड, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, इस गोल्ड फॉइल पे जाएंगे, इसके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल सीधे गए, कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, कितने पार्टिकल्स 90 डिग्री एंगल पर मुड़े, वो सब हमें यहाँ से पता चलेगा इस स्क्रीन से। इस स्क्रीन के पार नहीं जा पाएंगे वे, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन शाइन्स ऑफ पॉइंट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक, जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होता है जिंक क्या होती है? चमक जाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। जैसे ही क्या हुआ, यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल छोड़े, तो इस थिन गोल्ड फॉइल के थ्रू कुछ पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए बिल्कुल, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ जैसे थे वैसे के वैसे आ गए, कुछ 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ गए, है ना। ऐसा ही तो हुआ। जिंक के साथ क्या हुआ कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल पड़े, वो जो जिंक की प्लेट थी या जिंक सल्फाइड था वो चमक उठा, ठीक है। कुछ सीधे चले गए, सम अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड, कुछ स्कैटर हो गए, मुड़ गए, डिफ्लेक्ट हो गए। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, थोड़ा हमने इसको कर दिया मॉडिफाई, ठीक है। यहाँ से निकले, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे गए, कुछ ऐसे गए। ये आपकी सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ये, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या? ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स पास स्ट्रेट और डिफ्लेक्टेड विद 1 डिग्री, लगभग सभी के सभी पार्टिकल सीधे निकल गए, और शायद ही कोई सभी पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए या केवल 1 डिग्री मुड़े। बहुत छोटा मान होता है 1 डिग्री मुड़ना, ठीक है। ओनली 0.4% डिफ्लेक्टेड मोर देन 1 डिग्री, केवल 0.14% ही 1% से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए। 0.14% का मतलब है 10,000 में से कोई 14 पार्टिकल, 10,000 में से कोई 14 पार्टिकल 1 डिग्री से ज़्यादा मुड़े है ना, चौंकाने वाली बात। और 8,000 में से कोई एक, 8,000 में से, सुनना मेरे भाई, 8,000 में से कोई एक पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा, जिसको आप बोलते हैं ना कि राइट एंगल ट्राइंगल है या परपेंडिकुलर है कोई लाइन किसी दूसरे लाइन पे, तो 90 डिग्री के एंगल पर जो है 8,000 में से कोई एक पार्टिकल मुड़ा। ओकेशनली एनी पार्टिकल रिटर्न बैक बाय 180 डिग्री, और शायद ही कोई पार्टिकल 180 डिग्री यानी कि वापस आया, ऐसे गया और 180 डिग्री पे ही ऐसे वापस आ गया, है ना, रिटर्न बैक एट 180 डिग्री। अब देख लेते हैं कंक्लूजन क्या निकला। अब जैसा कि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो है गोल्ड फॉइल के थ्रू सीधे चले गए, ठीक है। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल के थ्रू सीधे चले गए, अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इसका मतलब ये है गोल्ड फॉइल के थ्रू जो भी गए पार्टिकल, इसका मतलब ये है कि उस गोल्ड फॉइल के जो एटम हैं उनका ज़्यादातर स्पेस खाली है। एटम के अंदर जो ज़्यादातर स्पेस खाली है, मान लीजिए एटम है ना आपका, तो ज़्यादातर स्पेस खाली है तभी तो निकले। अगर ये एटम का स्पेस भरा हुआ होता तो हो सकता है वापस आ जाते, डिफ्लेक्ट हो जाते, लेकिन ज़्यादातर स्पेस खाली था एटम में, इसीलिए वो सीधे चले गए, ठीक है। टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर हमें अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा बड़ी डिफ्लेक्शन देखनी है, कुछ ज़्यादा ही हमें रुचि है कि भाई हम तो इसका डिफ्लेक्शन देखेंगे 90 डिग्री पे, 180 वो 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, तो क्या कहा उसने कि भाई मास ऑफ द एटम suggested that all the positive charge and mass of the atom is concentrated in a very small region called the nucleus of a atom। जो एटम है ना, एटम के अंदर एक छोटी सी कोर होती है, एक छोटा सा पार्ट होता है उसके अंदर सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन दोनों से मिल करके बना होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है।
पॉजिटिवली चार्ज होता है। और यकीन मानिए, आपको यकीन नहीं आएगा, ये जो छोटी सी कोर है ना जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ये एटम का सारा मास यही कैरी करता है। एटम का सारा जो मास है ना, ये यही पॉजिटिव पार्ट, यही न्यूक्लियस, यही न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो सम है यही कैरी करता है, ठीक है ना। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है। हुज टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, हैंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, समझे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ते हैं अब, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये 180 डिग्री वाला कंसेप्ट समझते हैं कि भाई सीधा चला गया और बिना न्यूक्लियस से टकराए, इसके गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम है और उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको बिना छुए वो जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा वैसे करके समझते हैं इस फिगर के माध्यम से, ठीक है। भाई अल्फा पार्टिकल गया हमारा ये भैया, इसने देखा यहाँ पे, भाई ये तो यहाँ पे एटम के अंदर न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ये भी अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज। तो भाई जब पॉजिटिव चार्ज को आपस में लाया जाएगा तो रिपल्शन होगा, तो इसमें और उस रिपल्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, कि भाई दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो ये इसको बिना छुए वापस आ गया अपनी उसी एंगल पे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये ऐसे गया था ये भाई आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज था और वापस आ गया। तो जितनी दूरी पे, जितने करीब तक ये गया और जितनी दूरी उस एटम की या गोल्ड फॉइल की थी और उससे वो वापस आया, उसके बीच की डिस्टेंस आपकी होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही होती है। जी हाँ, जितना गैप बना कि भाई यहाँ गया, बस इससे आगे नहीं जा सकता, अब इससे आगे नहीं जा सकता, तो ये बहुत हो गया है ना, तो बस इसी एंगल पे, इसी पॉइंट से ही वापस लौट जाएगा। तो इस पॉइंट से और इस यहाँ तक की डिस्टेंस एटम के न्यूक्लियस तक की आपकी डी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पढ़ते हैं थ्योरी। एज अल्फा पार्टिकल रीचेज द न्यूक्लियस, इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदली, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदली, तभी तो वो 180 डिग्री पे वापस आया, है ना। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इट गेट्स रिटर्न्ड बैक 180 डिग्री विदाउट एक्चुअली हिटिंग द कोर और न्यूक्लियस को हिट करे बगैर ही वो वापस आ गया। तो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अप टू विच अल्फा पार्टिकल कैन रीच इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वही जो मैंने बताया, अप्रोक्स डिस्टेंस जहाँ से वापस आ गया और उसके बीच की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए देखते हैं अब मेरे चांद, अब देखेंगे डेरिवेशन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, Q1 + 2E, ठीक है, +2E चार्ज, E फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2E चार्ज है उस पर, ठीक है। भाई ये E इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो होता है, पर ये पॉजिटिव 2E है, समझिए इसको। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 2E, ठीक है, E ये मेरा चार्ज को दर्शा रहा है, ठीक है। वेयर चार्ज ऑन ए स्कैटरिंग न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन स्कैटरिंग न्यूक्लियस मैंने Q2 बोल दिया, जिस पे कितना चार्ज होता है, Q2 = ZE, ठीक है, इतना चार्ज होता है Q2 पे। Z आपका एटॉमिक नंबर है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को मैंने K अल्फा बोल दिया, तो K अल्फा ½ mv² के बराबर हो जाएगी, ठीक है, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस एट डिस्टेंस r0। अल्फा पार्टिकल के और ये जो मेरा न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये मेरी r0 हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, U = KQ1 Q2/r0 पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, ठीक है। अभी वीडियो नहीं आई आपने पढ़ लिया होगा मुझे, तभी आप न्यूक्लियस पे आए हो, इस पे एटम्स पे, है ना।
तो U इज इक्वल टू, स्कूल में या ट्यूशन में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस एट डिस्टेंस आर नोट, U इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर नोट। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू Q1 की जगह रख दो, Q2 की वैल्यू Q2 की जगह रख दो, तो U इज इक्वल टू K 2E मल्टीप्लाई ZE अपॉन आर नोट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है तो डर मत जाना, है पोटेंशियल एनर्जी वो। के अल्फा इज इक्वल टू यू, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2k मेरे चांद 2k, ये 2 मैंने बाहर ले लिया तो 2k z e की e में गुणा e स्क्वायर अपॉन आर नोट। ठीक मेरे चांद, आर नोट की वैल्यू निकाल, 2k z e स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर, ये हाफ mv स्क्वायर इधर आ गया, आर नोट भाई साहब इधर आ गई है, 2 की 2 में गुना करी, आर नोट इज इक्वल टू 4k z e स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम की पावर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। क्लियरली द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन आर नोट। ठीक है, आर नोट से कम है रेडियस। ठीक है, इन वन ऑफ द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के उसमें, रदरफोर्ड के एक एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 55 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर यूज्ड। अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी थी वो इतनी यूज़ हुई थी। ठीक है, तो के अल्फा इज इक्वल टू 55 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका मान होता है 5.5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -13 जूल, इतना मान होता है के अल्फा का, मतलब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी का। ठीक है, ये 55 MeV की वैल्यू थोड़ा आप याद रखना। एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड Z इज इक्वल टू 79 पता है सबको। आर नोट की वैल्यू 2k ZE स्क्वायर के अल्फा हाफ mv स्क्वायर यानी कि है ना, रखो मान। जब हमने ये सब वैल्यू पुट की यहाँ पे तो मेरा ये निकल के आएगा 41.3 फर्मी मीटर। ठीक है, इसको सोल्व करने का प्रयास करना आप। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेटिव पार्ट दे रहा हूँ ताकि आपको आदत हो ये सोल्व करने की, न्यूमेरिकल में ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो इम्पैक्ट पैरामीटर पे वो करता है, डिपेंड, है ना। ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका अल्फ़ा पार्टिकल आया तो उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि वो और करीब आ रहा है इसके, है ना। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा और ऊपर जहाँ पे अब ये पॉइंट है, अगर यहाँ पे वो अल्फ़ा पार्टिकल जाएगा तो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। जाना सीधा चाहिए था लेकिन डिफ्लेक्ट इस तरह से हो जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस है, डरता है भाई साहब इससे। अल्फ़ा पार्टिकल गया थोड़ा इसके न्यूक्लियस के करीब था तो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। तो वही है, ये आपका अल्फ़ा पार्टिकल है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की और जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है, जहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरी b यानी कि इम्पैक्ट पैरामीटर होती है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेना। इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से, और जहाँ पे अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी से, ये b होगा मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर। जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर इतना हुआ, यहाँ इतना हुआ तो ये ऐसे जाएगा भाई साहब, ऐसे, और नीचे को करीब आया तो ऐसे जाएगा, और बिल्कुल न्यूक्लियस पे गया तो वापस आ जाएगा। और जितना दूर हुआ उतना डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। तो जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग। हेड ऑन कोलिजन, अगर हेड टू हेड ये अगर अल्फ़ा पार्टिकल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे आ जाते हैं और उसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशन बाद में देखेंगे, पहले रदरफोर्ड का मॉडल ही देख लें, है कि नहीं। क्या कहा कि एन एटम, देखो अगर आप लिखना चाहो तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो अगर आप याद कर सको, वरना तो आप
लाइन टू लाइन, जैसे कि ये लिखा फिर उसके नीचे ये फिर उसके नीचे, इस तरह से लिख सकते हो, अच्छा लगेगा काफ़ी। पॉइंट में लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, कोई नहीं, आपकी मर्जी है, समझ आना चाहिए। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव कोर इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास इज कंसनट्रेटेड, दिस कोर इज न्यूक्लियस। बता ही दिया था मैंने आपको, एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है सेंटर में, पॉजिटिवली चार्ज होता है वो, है ना, पूरा के पूरे एटम के जो मास को वो कैरी करता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। अच्छा, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, एक तो वो कैलकुलेशन वाला सवाल दिया था मैंने, और एक ही होमवर्क दे रहा हूँ। डुअल नेचर एडिशन मैटर में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, कमेंट अभी तक नहीं आए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे। न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है 10⁻⁻15 से लेकर के 10⁻⁻10 तक होता है। मुझे इसकी यूनिट बताओ, यूनिट आपको बतानी है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड, जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस के बराबर होते हैं, इसलिए ये जो होता क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मैंने बता दी अभी आपको, अभी तो बताया। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व, ये थोड़ा सा अच्छा है। उन्होंने थॉमसन जी ने उसका वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई जिस तरीके से सन के चारों ओर आपके प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, जैसे अर्थ हो गया, मून वगैरह हो गया, है ना, मून लगाता है या नहीं लगाता है, बताना ज़रा जैसे प्लैनेट्स, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, सन के चारों चक्कर लगा रही है, कोई और प्लैनेट होगा वो सन के चारों चक्कर लगाएगा, तो उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर न्यूक्लियस को हम सन कंसिडर करें और इलेक्ट्रॉन को अर्थ कंसिडर करें, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर अर्थ, ये अच्छा है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो अर्थ है, वो उस न्यूक्लियस यानी कि सन के और चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये कहा था हमारे रदरफोर्ड बाबा ने, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है। अब गलतियां भी तो होंगी, जब सफलता मिली आदमी को, तो उसकी बुराइयां भी होंगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक पाई गई होंगी, है ना। देखो, जब भी कोई आपका एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, मान लीजिए कोई आपका चार्ज पार्टिकल है और ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड है, कंटिन्यूसली मूविंग है, तो कहीं ना कहीं मूव करते करते इसकी एनर्जी लूज़ होगी। अब मैं बोल दूँ 1 घंटे तक दौड़ो, एनर्जी लूज़ होगी ना। मैं बोलूँ 5 मिनट तक दौड़ो, तो 5 मिनट में कोई इतनी एनर्जी लूज़ नहीं होगी। अगर मैं बोलूँ कि 1 घंटे तक दौड़ो, अब दौड़ रहे हो, कभी ना कभी तो थकोगे, एनर्जी तो लूज़ होगी आपकी, कम होगी एनर्जी, है ना। तो अगर उसी प्रकार अगर चार्ज चलता जाएगा, कंटिन्यूसली मूविंग रहेगा, तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चार्ज जो है फिर गिर जाएगा, है ना। उसी प्रकार जैसे कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली चक्कर लगाता है, तो उसकी चक्कर लगाने पर वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो कम होने लगती है, जिसके कारण वो जो उसकी रेडियाई है ना, रेडियस, वो कम होने लगती है, इस तरह से, और फाइनली एक पल ऐसा आता है कि न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। तो भाई उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी, इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने में वो असमर्थ रहे थे, है ना। बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कैसी लगी ये वीडियो मेरे को बताना, ठीक है। थोड़ा सा और रह रहा है बस, ठीक है, देखते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।